तांत्रिक महाराज की बात सुनने के बाद ये सभी अपने अपने घरों को वापस पहुंच गए थे। मेघना बेड पर लेटी सोच में डूबी थी। क्या हो यार, तू इतना क्यों सोच रही है? ये दमयंती आखिर थी कौन? हमें तो लगता है कि उसका महाराज से मिलना कोई संयोग नहीं था, बल्कि इसके पीछे उसकी कोई साजिश थी। इस पर इशिता ने मेघना को हैरानी से देखा। अरे तेरी तबीयत तो ठीक है, ये किस टोन में बोल रही है तू? देख मेघना, मैं तो पहले ही यहाँ से जाना चाहती थी, तेरे कहने पे ही मैं रुकी हुई हूँ। मुझे इस गांव की कहानियों से कुछ लेना देना नहीं है। कल एकादशी है, हमें बस उस मृत्युंजय अमृत का सैंपल लेना है और परसों सुबह होने से पहले इस गांव को छोड़ देना है। That's it। ये कहकर इशिता ने चादर तानी और सो गई। इसे किससे बताऊं कि मैंने खुद को सपने में राजकुमारी बने देखा है। मुझे अपने सपनों का पूरा रहस्य जानना है, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। अगले दिन इशिता और मेघना आपस में बातें कर रही थी। आज रात को ठीक 9 बजे हम इस घर से निकल जाएंगे, ठीक है? यार मुझे इस तरह बिना कुछ बताए जाना ठीक नहीं लग रहा। हमें सबको बता देना चाहिए कि हम यहाँ पर मृत्युंजय अमृत के लिए आए हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अरे अनुज तुम? हाँ मैं। क्या बातें चल रही हैं? तुम लोग आज रात मृत्युंजय अमृत को लाने की बात तो नहीं कर रहे ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गांव में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, ऐसे में हम कैसे मृत्युंजय अमृत के बारे में सोच सकते हैं? हाँ वही कह रहा हूँ, आज रात तांत्रिक महाराज अनुष्ठान शुरू करेंगे। सभी को घरों में ही रहना है। तुम बेफिक्र रहो, हम कहीं नहीं जाने वाले। रात होने पर तांत्रिक महाराज ने अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। उनके साथ किले में मुखिया और गांव के 2 आदमी मौजूद थे। वहीं अनुज और उसकी माँ हवेली पर अपने कमरे में बैठे थे। माँ, मेघना और इशिता को भी यहाँ बुला लूं? कहीं उन दोनों को डर लग रहा हो। इस पर ठकुराइन ने अनुज को घूर कर देखा। मैं सब समझ रही हूँ, तुम उस शहरी लड़की पर लट्टू हो रहे हो। माँ, बस वो जहाँ है उसे वहीं रहने दो, न जाने कब यहाँ से जाएगी। मेरा बस चले तो मैं अभी उसे इस घर से निकाल दूं। उस समय इशिता और मेघना घर के पिछले दरवाजे से निकल रही थी। मुझे अब भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये लोग क्या सोचेंगे? हम दोनों बस यहाँ मृत्युंजय अमृत चुराने के लिए आए थे। मेघना क्या हो गया यार तुझे? हमारी जॉब, हमारा फ्यूचर खतरे में है। हम इस राजा रानी वाली कहानी में उलझने नहीं आए थे। ये इन गाँव वालों की प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। तो चलना जल्दी। ये दोनों घर से निकलकर गली की तरफ आ गई थी। गांव में सभी लोग अपने अपने घरों में बैठे थे। सभी तांत्रिक महाराज के अनुष्ठान के सफल होने की प्रार्थना कर रहे थे। पूरा सामने जंगल का रास्ता। उस समय गांव का एक आदमी राजू सिगरेट पीता हुआ जंगल की तरफ से आ रहा था। अरे यार, आज तो होश बहुत ही ज्यादा है, सिगरेट भी नहीं सुलग रही। कुछ ही दूरी पर उसको इशिता और मेघना सामने से आती नजर आ रही थी। अरे वाह, यह तो वही शहरी हसीनाएं हैं जो मुखिया के घर ठहरी हैं। इनसे जान पहचान बढ़ाने का यह अच्छा मौका है। वो भी कुछ दूरी के फासले से इनके पीछे हो लिया। इशिता और मेघना ने अभी जंगल की सरहद पर कदम रखा ही था कि तभी इसे सुनकर ये दोनों चौंक पड़ी। अरे ये तो वही आवाजें हैं, निशिर मोलो। और राजू भी इस आवाज को सुनकर डर गया। हे भगवान, निशिर मोलो। राजू का दिल दहल उठा। उसने पाया कि वह आवाज ठीक उसके पीछे से आ रही है। उसने जैसे ही पलटकर देखा तो निशिर मोलो ठीक उसके सामने थे। एक पल को राजू की सांसें मानो रुक सी गई। तभी ताबूत अपने आप खुल गया। उससे 2 भयानक हाथ जिन्होंने राजू को ताबूत के अंदर खींच लिया। राजू की चीख सुनकर इशिता और मेघना दोनों ही बेहद डर गईं। मैंने पहले ही कहा था ना, आज जंगल जाना ठीक नहीं होगा। यार बहस मत कर, जल्दी चल, हम वापस घर चलते हैं। इस तरफ तांत्रिक महाराज अनुष्ठान को शुरू कर चुके थे। वो आंखों को बंद किए लगातार मंत्रों का जाप कर रहे थे। मुखिया और वो दोनों आदमी उनसे कुछ ही दूरी पर थे। भागो जल्दी, कहीं निशिर मोलो हमें देख ना ले। इशिता और मेघना दोनों अब डरी हुई हालत में आगे बढ़ रही थी, लेकिन वो आवाज कम होने की बजाय और बढ़ती जा रही थी। माँ, मैं यहाँ क्या करूँगा? मैं भी किले पर जा रहा हूँ। हो सकता है पिताजी को मेरी जरूरत हो। अरे भूल गए क्या, किसी को भी बाहर नहीं निकलना है। अरे मुझे कुछ नहीं होगा। वैसे भी निशिर मोलो की आवाज अभी तक नहीं सुनाई दी। मुझे नहीं लगता कि वो आ जाएंगे।
ये कहकर अनुज अपनी माँ की बात काटते हुए घर से निकल गया। इस तरफ तांत्रिक महाराज भी अपनी आंखें बंद किए ध्यान मग्न थे। तांत्रिक महाराज ने खुद को एक अंधेरी जगह पर पाया। क्या यहाँ कोई है? सामने से कोई जवाब नहीं आया और तांत्रिक महाराज के पास एक तितली आकर रुकी। वो तितली अंधेरे में चमक रही थी। वो कुछ देर उनके पास रुकी रही और फिर एक तरफ चली गई। तांत्रिक महाराज भी अब उसके पीछे हो लिए। काफी देर तक चलने के बाद वो तितली जमीन पर बैठ गई। तांत्रिक महाराज ने पाया कि जमीन पर एक दरवाजा लगा हुआ है। वो तितली उस पर बैठते ही गायब हो गई। मेघना और इशिता को भागते हुए काफी समय हो गया था। किला इनके सामने ही था। सामने से अनुज भी आ रहा था। उसने इन दोनों को सामने से आता हुआ देखा। अरे हम मेघना और इशिता, ये तीनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? तुमको तो अपने कमरे में होना चाहिए था। मेघना कुछ कहती, लेकिन इससे पहले ही ये क्या, निशिर मोलो आ गए? निशिर मोलो की आवाज सुनते ही ये तीनों बुरी तरह डर गए और अब किले के अंदर भी उनकी आवाज पहुंच रही थी। डरो नहीं, तांत्रिक महाराज ने पहले ही कहा था कि निशिर मोलो यहाँ जरूर आएंगे, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है। जब तक हम अपने घरों में हैं, वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। चलो हम भी किले के अंदर चलते हैं। और ये तीनों किले के अंदर पहुंचे। अरे तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? वो कुछ नहीं पिताजी। क्या मतलब कुछ नहीं? हमने कहा था ना कि आज की रात बाहर नहीं निकलना। तभी तांत्रिक महाराज ने एक लंबी सांस भरी और अपनी आंखें खोली। ये सभी उन्हें गौर से देखने लगे। क्या हुआ तांत्रिक महाराज, कुछ पता चला? मैंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन मुझे सिर्फ एक दरवाजे के अलावा कुछ नहीं नजर आया। इस पर सबसे पहले मेघना ने सवाल किया। कैसा दरवाजा? वो दरवाजा किसी चौखट पर नहीं, बल्कि जमीन पर लगा हुआ है। शायद कोई तहखाना है। इसका मतलब है कि वो किताब किसी तहखाने के अंदर ही है। ठीक है महाराज, हम लोग सुबह होने पर गांव के कुछ आदमियों को लेकर राजमहल जाएंगे और उस तहखाने को ढूंढेंगे। हाँ, यही विचार ठीक होगा। अब आप लोग अपने घरों को जा सकते हो। ध्यान से जाना, निशिर मोलो अभी भी तुमको रास्ते में मिल सकते हैं। जो आ गया महाराज। मुखिया अनुज और इन तीनों के साथ घर की तरफ रवाना हो गया और बाकी सभी गांव वाले भी अपने अपने घरों को चले गए। अनुज, तुमने बताया नहीं कि तुम तीनों यहाँ क्यों आए थे? वो पिताजी, मुझे आपकी चिंता हो रही थी और इन दोनों को भी ना जाने क्यों घर पर डर लग रहा था, इसीलिए ये भी मेरे साथ चली आई। मुखिया को अनुज की बात में सच्चाई नहीं नजर आ रही थी, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद ये चारों घर पर पहुंचे। अब तुम लोग जाकर अपने अपने कमरों में चुपचाप सो जाओ, कोई मस्ती मजाक नहीं। जी पिताजी। ये कहकर मुखिया अपने कमरे में चला गया। फिर मेघना ने अनुज की तरफ देखा। थैंक यू अनुज, तुमने हमारे लिए अपने पिताजी से फिर झूठ बोला। अरे कोई बात नहीं मेघना, तुम्हारे लिए तो मैं 1000 झूठ भी बोल सकता हूँ। ये कहकर अनुज मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चला गया। फिर इशिता और मेघना भी अपने कमरे में पहुंची। उस रात मेघना के मन में कई सवाल चल रहे थे। करीब 4 बजे जब वो सो रही थी तो उसने अपने आप को राजमहल में खड़ा हुआ पाया। अपने उसी राजकुमारी वाले अवतार में वो एक गलियारे से होती हुई आगे बढ़ रही थी। सामने ही एक बड़ा सा दरवाजा नजर आ रहा था। वो उस दरवाजे से होती हुई अंदर पहुंची। सामने एक अलमारी थी। उसने उस अलमारी को खोला तो उसके अंदर एक बक्सा रखा था। उस बक्से को खोलने पर उसे एक अंदर बड़ी सी चाबी रखी हुई नजर आई। मेघना सपने में बिल्कुल सही सलामत थी, लेकिन बाहर उसका पूरा शरीर पसीने से सराबोर हो गया था। तभी इशिता ने करवट ली तो उसने एक पल को आंखें खोलकर मेघना को देखा। मेघना, क्या हुआ तुझे? उठ। उसने मेघना को झंझोड़ा तो मेघना की नींद टूटी। क्या हुआ तुझे मेघना? देख तुझे कितना पसीना आ रहा है। मेघना नींद से जागी और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अरे कुछ तो बोल, कोई बुरा सपना देखा क्या? मेघना ने इशिता के जवाब में हल्का सा हाँ में सर हिलाया। इशिता ने उसे पीने के लिए पानी दिया और फिर उससे लिपट कर लेट गई। सुबह होने पर तांत्रिक महाराज कुछ गांव के लोगों को लेकर राजमहल पहुंचे। कोई भी कमरा, कोई भी गलियारा छूटना नहीं चाहिए। जी महाराज। गांव के सभी लोग अब अलग अलग गलियारों में चले
एक आदमी जिसका नाम मनीष था वह एक कक्ष के सामने खड़ा था। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो कई चमगादड़ तेज शोर करते हुए वहां से निकल गए। उसने खुद को संभाला और कमरे के अंदर दाखिल हुआ। हे भगवान, कितना बड़ा कमरा है। तभी उसे भारी कदमों की आहट सुनाई देने लगी। उसने सामने देखा कि वही लबादे वाला आदमी उसके सामने खड़ा है। मनीष उसको देखकर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। तभी वो लबादे वाला आदमी तेजी से उसके करीब पहुंचा और उसने कसकर मनीष को पकड़ लिया। मनीष की चीख महल की दीवारों में ही सिमट कर रह गई। गांव के लोगों ने राजमहल की अच्छे से तलाशी ली, लेकिन राजमहल इतना बड़ा था कि अपना पूरा दिन लगाने के बाद भी वो आधे राजमहल की छानबीन भी नहीं कर पाए थे। तांत्रिक महाराज, अब तो रात होने वाली है। अभी तक उस तहखाने का कुछ पता नहीं चला। उसको ढूंढना इतना भी आसान नहीं है जितना हमने सोचा है। मुखिया जी, हम रात में यहाँ नहीं रुक सकते। अवश्य, हम सभी यहाँ से निकलते हैं। सुबह होने पर फिर से आएंगे। ये सभी राजमहल से निकल ही रहे थे, तभी सामने से इनको मेघना आती हुई नजर आई। अरे बेटी मेघना, तुम यहाँ? जी अंकल। तुम यहाँ क्यों आई हो पुत्री? मुझे लगता है कि मैं उस तहखाने तक आपको लेकर जा सकती हूँ। ये कैसे हो सकता है? इस पर तांत्रिक महाराज ने मुखिया को हाथ के इशारे से चुप कर दिया। तुमको ऐसा लगता है तो ठीक है, बताओ कहाँ है वो तहखाना? अब मेघना आगे आगे चल रही थी और सभी उसके पीछे थे। वो एक गलियारे से होती हुई आगे बढ़ रही थी। सामने ही एक बड़ा सा दरवाजा नजर आ रहा था। वो उस दरवाजे से होती हुई अंदर पहुंची और ये सब भी उसके पीछे अंदर पहुंचे। सामने एक अलमारी थी। उसने उस अलमारी को खोला तो उसके अंदर एक बक्सा रखा था। उस बक्से को खोलने पर उसे अंदर एक बड़ी सी चाबी रखी हुई नजर आई, जिसे देखकर ये सभी हैरान रह गए। हे भगवान! मेघना ने बिना कुछ बोले चाबी को उठाया और फिर से आगे बढ़ी। सामने एक और दरवाजा था। मेघना उससे होते हुए सभी को अपने साथ अंदर ले गई। उस अंधेरे कमरे में सभी को जमीन पर एक दरवाजा नजर आया, जिसे देखकर सभी की हैरानी का ठिकाना नहीं था। यही है वो दरवाजा जो हमने हमारी दिव्य दृष्टि से देखा था। उस दरवाजे पर एक छेद था। मेघना ने उस छेद के अंदर चाबी लगाकर 3 बार घुमाया। अब इसे उठाकर देखो। तांत्रिक महाराज के कहने पर 2 आदमियों ने दरवाजे को उठाकर देखा तो वह आसानी से उठ गया। दूसरी तरफ अनुज और इशिता घर पर मौजूद थे। अनुज, मेघना कमरे में नहीं है। क्या मतलब? कहाँ गई अब वो? मुझसे तो टॉयलेट की बोल के गई थी, अब देखा तो वहाँ भी नहीं है। यह सुनकर अनुज हैरान रह गया। इस तरफ राजमहल में ये सभी तहखाने के अंदर पहुंचे। वहां एक शीशे के बक्से में एक किताब रखी हुई नजर आई। हाँ, यही है बेरमपुर पुराण। सभी किताब को देखकर खुश भी थे और हैरान भी। पुत्री, इसे उठाओ और फिर हम किले पर चलते हैं। मेघना ने जैसे ही किताब को बक्से से उठाया तो अजीब सा शोर उत्पन्न हुआ। यह कैसी आवाज है? तभी तहखाने के हर एक कोने से बिच्छू निकलकर इनकी तरफ आने लगे। सब निकलो यहाँ से, जल्दी। अब ये सभी तेजी से ऊपर की तरफ भागे, लेकिन एक आदमी को बिच्छुओं ने सीढ़ियों पर ही अपनी चपेट में ले लिया। उस आदमी को एक ही पल में बिच्छुओं ने कंकाल में बदल दिया। बाकी सभी लोग डरी हुई हालत में महल के मुख्य द्वार की तरफ भागे। मेघना सबसे आगे भाग रही थी। दरवाजे से होते हुए ये महल से बाहर निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन ठीक दरवाजे पर जो आदमी सबसे पीछे था उसको भी बिच्छुओं ने अपनी चपेट में ले लिया। और उस आदमी की चीख पूरे राजमहल में गूंज गई। इन लोगों ने अब अपने कदमों को रोका नहीं और किले में पहुंचकर अपनी सांस तोड़ी। तांत्रिक महाराज ने मेघना को गौर से देखा। पुत्री, इस किताब के बारे में तुमको कैसे पता चली? उस समय अनुज और इशिता भी वहां पहुंचे। अब ये सभी मेघना की तरफ ही देख रहे थे, लेकिन मेघना की नजर उस किताब पर थी जिससे कई रहस्यों का खुलासा हो